मेरे प्रिय साथियों, दोस्तों, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि हम एक संविधान की नई सीरीज शुरुआत कर रहे हैं और कल इसका जो है सो विषय वस्तु के बारे में चर्चा की गई थी कि हम किस तरह से संविधान को पढ़ेंगे, हमें क्या क्या पढ़ना है, एग्ज़ाम के लिए क्या महत्वपूर्ण रहेगा, किन किन चीज़ों को जानना है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ संविधान को अगर आपको पढ़ना है, संविधान के बारे में, भारत की राजव्यवस्था के बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी है, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिकतम मित्रों के पास पहुंचाने का कष्ट करेंगे। हम पूरी संविधान को आपके बीच मुफ्त में लेकर के आएंगे। इसके लिए आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है, बस आप हमारे चैनल पे प्रत्येक दिन आपके पास जो वीडियो पहुंचे उसके माध्यम से आप पूरे संविधान को जानने की कोशिश कीजिए। तो आज हम संविधान के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, संविधान के अस्तित्व के बारे में जानेंगे कि संविधान कब अस्तित्व में आया, इसका इतिहास क्या रहा, संविधान की जरूरत हम सभी भारतीयों को क्यों पड़ी, इन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे, हम जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप कॉपी कलम लेकर के नहीं बैठे हैं तो कॉपी और कलम ले लीजिए। आप प्रत्येक टॉपिक को लिखते जाएं, जो भी आपको बताया जाता है, जो भी हम आपके साथ चर्चा करते हैं, उन टॉपिक को आपको महत्वपूर्ण जो लगे उसको आप लिखिए, और जो आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि हम क्या लिखें और क्या ना लिखें, तो हमारे बोर्ड पे उन सारी चीज़ों को लिखा गया है। आप वीडियो के बाद देखने के बाद उसको आप रोक करके उन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और जो भी हमारे नए मित्र, अभी आप शुरुआत ही कर रहे होंगे राजव्यवस्था के बारे में, या तो आप संविधान को पढ़ चुके होंगे, तो आपके लिए रिवीजन में काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, और जो अभी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैं राजव्यवस्था की शुरुआत फर्स्ट टॉपिक से कर रहा हूँ और इस टॉपिक को आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हम सभी भारतीयों को आवश्यकता पड़ी कि भारत के लिए एक लिखित संविधान हो, और ऐसा संविधान बन जाना कि लोकतंत्र में, हमारा भारत लोकतंत्र के लिए विश्व में अग्रणी है, विश्व में सबसे बड़ी लोकतंत्र इंडिया है, और इस इंडिया की सबसे बड़ी संविधान अगर विश्व में भी देखा जाए तो सबसे बड़ा संविधान हमारा भारत का है। तो दोस्तों, हम जानते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर अधिनियम के द्वारा यहाँ पे भारत में वो बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई 1600 में। 1600 से बिजनेस करते करते इसे 1665 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। वहाँ से शुरुआत होता है इसके शासन सत्ता को अपने हाथ में लेने का। तो शासन सत्ता अगर ब्रिटिश के हाथ में जाता है तो इनके कई कारक रहे हैं, कई कारण रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब जानेंगे बेहतरीन रूप से। वैसे भारत में कई छोटे छोटे प्रांतों का उदय होना, प्रांतों में राजाओं का आपस में लड़ना, मुगल शासन का कमजोर पड़ जाना, आदि आदि बहुत सारे कारक रहे हैं जिन्होंने कि हमारे यहाँ जो है सो विदेशी शासन की सत्ता को मजबूत कर गई। आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति बिजनेस करने के लिए हमारे यहाँ आता है और हमारे यहाँ वो सत्ता पे काबिज हो जाता है और सर्वोच्च सत्ता बना लेता है। उसके साथ भी कई कंपनी आई थी, डच आए, फ्रांसीसी आए, उन लोग को भी सक्सेस नहीं होने दिया। और ब्रिटिश क्यों सक्सेस हो गया? तो इनकी रणनीति कुछ इस तरह की थी कि ये यहाँ पे बिजनेस करते करते जो है सो पूरे प्रशासन को भी देखने लगे, और प्रशासन को देखने के दौरान ही इन्होंने भारत को इस तरीके से लूटा कि हमारी सोने की चिड़िया इस तरह से लूट गई कि हम एक गरीब देश भारत हो गए। जहाँ हमारे देश की जीडीपी 23% थी, वो जीडीपी आकर के 2% और 3% पे रुक गई थी। तो समझ सकते हैं कि उन्होंने भारत को कितना लूटा। तो इसी के दरमियान में हम उस बात को इतिहास में करेंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं कि संविधान। तो 1600 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तो 1765 तक इन्होंने जो है सो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेती है, और 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम जानने से पहले जो है सो भारत के संविधान का इतिहास जो है पढ़ेंगे, वो दो खंडों में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे 1773 से लेकर 1858 तक, सैनिक विद्रोह तक। इसमें क्या होता है, 1773 से लेकर के 1858 तक हमारे भारत की जो सत्ता होती है
वो व्यापारिक कंपनी के हाथ में होती है। और जैसे ही भारत में सैनिक विद्रोह होता है, यहाँ की सत्ता को ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले लेता है, ब्रिटिश ताज अपने हाथ में ले लेता है। तो हम पढ़ेंगे कि 1773 से लेकर के 1858 तक व्यापारिक कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया किस तरह से यहाँ पे कौन कौन से एक्ट लेकर के आए, किस तरह से वो सत्ता को चला रहे थे। और जो भी वो एक्ट लेकर के आए, मतलब कहिए तो 1773 से लेकर के 1858 और 1858 से लेकर के 1947 तक, ये सारे वो अपने हित में सारे एक्ट लेकर के आए। और इसी के दरमियान में हम लोगों ने क्या किया कि उनमें से अच्छाई निकाल करके अपने संविधान में बहुत सारी चीजों को डाल लिया। हम तो सत सत नमन करना चाहेंगे डॉक्टर अंबेडकर साहब को, भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने हमें संविधान की इतनी बड़ी एक कॉपी दे करके चली गई हैं। खैर वो ऐसे लोग तो महान आत्मा है और वो लोग तो जा नहीं सकते हैं। और जब तक हमारे देश में संविधान है तब तक हमारे सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिंदा हैं। वो ऐसे महान आत्मा मरने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं संविधान को किस तरह से अस्तित्व में लाया गया। तो आइए हम जानेंगे भारत का संवैधानिक विकास। तो इसे हम दो खंडों में पढ़ेंगे, 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन, जिसमें से कंपनी के शासन में पहला होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा होता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरा है 1813 का चार्टर एक्ट और चौथा है 1833 का चार्टर अधिनियम, पांचवा 1853 का चार्टर अधिनियम। अब ताज के शासन में हम देखेंगे 1858 से लेकर के 1947 तक। तो इसमें से 1858 का भारत शासन अधिनियम, यहाँ हम देख रहे हैं चार्टर अधिनियम से भारत शासन अधिनियम हो जाता है। ये क्यों होता है वो हम आपको बताएंगे 1833 के एक्ट में। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जी हाँ, तो ये हम कंपनी के शासन और ताज के शासन में दो तरह से हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास के बारे में। तो दोस्तों आप इसे नोट करेंगे। तो आइए अब हम जो है सो जानते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। जी हाँ, किस तरह यहाँ से शुरुआत होती है हमारे शासन के सत्ता को वो अपने विस्तार करने के लिए। और संविधान का भी अगर इतिहास देखें तो यहीं से शुरुआत है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। जी हाँ, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसके अधीन बम्बई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। तो देखते हैं कि इसमें जो है सो बंगाल के गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। इसमें 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद। और पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। दोस्तों यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, इस जगह को आप जो है सो इम्पोर्टेंट कर लेंगे। अधिकतम एग्जाम में आप देखेंगे बहुत सारे जब क्वेश्चन पेपर को मिलाएंगे तो देखेंगे कि पहले गवर्नर के बारे में बहुत जगह से प्रश्न उठता है। तो ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। और इसमें क्या किया गया कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ पे? कलकत्ता में। इसमें क्या था कि 3 मुख्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसमें सबसे पहले जो प्रथम न्यायाधीश थे वो सर एलिजा इम्फे थे। सर एलिजा इम्फे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। जी हाँ, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से रिश्वत और उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया और भारत के नागरिक, राजस्व व सैन्य की जानकारी ब्रिटिश क्राउन को देना महत्वपूर्ण कर दिया। जी हाँ, नागरिक, राजस्व और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। तो ये हमारा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। इसे आप नोट कर ले, वीडियो को रोके और आप जो है सो नोट करना शुरू करें। आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नोट कर लिया होगा। जी हाँ, अगर आप नहीं नोट कर रहे हैं
तो आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी और आगे रिवीजन करने में आपको काफ़ी मददगार साबित होगी। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। जी हाँ, अभी हम देखें 1773 के बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या कहता है। तो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, पृथक पृथक कर दिया गया। जी हाँ, जो भी राजनीतिक कार्य कंपनी के थे और व्यापार का कार्य था, इन दोनों को अलग कर दिया गया। किसमें अलग किया गया? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में। 1773 का एक्ट का नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। 1784 के एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में 1774 में क्या किया गया? कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। जी हाँ, ये सभी चीजें याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या किया गया कि वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी गई। किसे? निदेशक मंडल को। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए कौन था? नियंत्रण बोर्ड। अब जो है, पहले तो सभी एक साथ थे, अब क्या है कि व्यापारिक कार्य को निदेशक मंडल देखेगा और वाणिज्यिक कार्य को निदेशक मंडल देखेगा और राजनीतिक मामलों को नियंत्रण बोर्ड देखेगी, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। यहीं से शुरू होती है द्वैध शासन की शुरुआत। यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि द्वैध शासन की शुरुआत को लेकर के काफी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। वैसे भी आप अगर किसी भी टेस्ट सीरीज को लगाएंगे तो आप देखेंगे कि द्वैध शासन एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, द्वैध शासन की शुरुआत कहां से की गई है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट से। उसके बाद नियंत्रण बोर्ड को यह अधिकार दिया गया कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का जांच और नियंत्रण कर सकता है। जी हाँ, राजस्व गतिविधियों का जांच और नियंत्रण कर सकता है। कौन? नियंत्रण बोर्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी। इसमें कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। इससे पहले ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र नहीं कहा जाता था, लेकिन इसी एक्ट में पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र को कहा गया, जहां पे कंपनी की कब्जा थी। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। जी हाँ, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण किया गया। तो इससे पहले हम लोग देखें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और ये है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगला बार हम लोग देखेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। आप इसे नोट कीजिए ढंग से, और दोस्तों इंपॉर्टेंट रखिएगा कि इससे बाहर आपकी कहीं क्वेश्चन नहीं आएगी। इस चीज का गारंटी हम लेते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े हो या पिट्स इंडिया एक्ट पढ़े हो, आप कितने भी टेस्ट सीरीज लगा लें, उसमें इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप इसे पहले नोट करें, फिर हम बताते हैं आपको 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो आपने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को नोट कर लिया होगा, और अब हम देखेंगे 1813 का चार्टर में क्या था। जी हाँ, उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छी तरीके से इसे नोट्स किया होगा। नोट लिख रहे होंगे अपनी कॉपी में, आप इसे पॉइंट बाय पॉइंट बनाते जा रहे होंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी फायदा पहुंचने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, तो आइए हम देखते हैं कि 1813 का चार्टर एक्ट क्या कहता है। जी हाँ, 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या है कि इसमें व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। पहले क्या था कि 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तो उसमें क्या था कि केवल भारत से व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है, जिसे 1813 में समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों के लिए खोल दिया गया। लेकिन चाय और चीन के साथ इनका एकाधिकार बना ही रहा। जी हाँ, कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट मिल गई, किंतु कंपनी को चाय और चीन के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें बार बार पूछा जाता है कि कंपनी की एकाधिकार को कब समाप्त किया गया। सवाल दो तरह से आते हैं कि कंपनी के एकाधिकार को कब समाप्त किया गया और कब पूर्ण रूप से समाप्त किया गया। तो 1813 में जो है सो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, और पूर्ण रूप से जो समाप्त किया गया वो 1833 में समाप्त किया गया। तो 1833 का जब हम चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे इस चीज को। तो यहाँ बस आप इतना ही फोकस कीजिए कि चाय और चीन के साथ इनका एकाधिकार बना रहा। दूसरा है कंपनी
को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। जी हाँ, 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों तथा प्रधान सेनापतियों को नियुक्त करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति अनिवार्य थी। जी हाँ, अंत में एक पॉइंट छोड़ ही दिया था कि ब्रिटिश क्राउन की स्वीकृति के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कंपनी को 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व का नियंत्रण का अधिकार दिया गया। भारत में शिक्षा प्रसार के लिए पहली बार, यहाँ से भी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बहुत सारे एग्जाम में मिल जाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर्स का एग्जाम का आप क्वेश्चन देखेंगे, चाहे वो एसएससी का हो, जेपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, जो भी एग्जाम है उसमें अगर आप पॉलिटी के सेगमेंट को देखेंगे तो ये 2 पॉइंट जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सवाल बनते हैं। पहली बार भारत में 1 लाख रुपए वार्षिक धन खर्च करने का प्रावधान किया गया, 1 लाख रुपए शिक्षा पे। जी हाँ, तो ये पहली बार थी, क्योंकि अंग्रेज 1600 में जब से आए तब से वो अपने हित के लिए हर काम कर रहे थे। ये भी जो काम किया गया है ये भारतीय जनता को एक लोक लुभावने के लिए लॉलीपॉप देकर के मूर्ख बनाने का काम कर रहा था, जो कि अंग्रेजों को इससे भी लाभ पहुंचता कि नहीं भाई हम कहीं ना कहीं जन कल्याण का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसके अंदर तो जन कल्याण नाम की कोई चीज थी नहीं, बस लूटना था, किसी तरह से इंडिया को लूट करके खत्म कर दिया जाए। 1 लाख धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया और इसी समय ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई। जी हाँ, तो दोस्तों ये आप देख रहे थे 1813 का चार्टर एक्ट, इसे आप अच्छी तरीके से नोट करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में। आपने 1813 का चार्टर अधिनियम लिख लिया होगा, अब हम देखते हैं कि 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या कहा गया है, किस तरह से इस अधिनियम में जो है सो अंग्रेज अपने मानसिकता को दर्शाते हैं। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जी हाँ, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यहाँ से सवाल भी आती है दोस्तों, इसे आप सभी लोग जो है सो स्टार लगा देंगे इसमें। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया, इससे पहले जो भी कानून बना उसे नियामक कानून कहा गया, और नए कानून के तहत बनाए गए कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया है, जैसे आप अभी चार्टर अधिनियम पढ़ रहे हैं। जी हाँ, कंपनी की व्यापारिक निकाय की गतिविधि को समाप्त कर अब यहाँ से कंपनी एक व्यापारिक निकाय न रह करके प्रशासनिक निकाय बना दिया जाता है, ताकि आप भारत में खुलेआम प्रशासन कर सको। जान रहा था कि ये प्रशासन हमारे हाथ में है, राजस्व हम वसूल ही रहे हैं, व्यापार तो और लोग भी कर ही रहे थे, सारा टैक्स जो भी था वो जो है सो ब्रिटिश कंपनी के पास आ ही रहा था। सिविल सेवकों का चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन कर चयन करने का प्रयास किया गया। 1833 अधिनियम में जो है सो भारतीय को भी सिविल सेवक बनने का मौका देने के लिए प्रयास किया गया कि भारतीय भी इसमें आए और भारतीय के साथ जो भेद और विभेद है उसको समाप्त कर दिया जाए, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विरोध करने पे इसे समाप्त कर दिया जाता है। जी हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध करने पर इसे समाप्त कर दिया जाता है और भारतीयों को सिविल सेवक बनने के लिए नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों ये हम देख रहे थे 1833 का चार्टर अधिनियम, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं 1853 के अधिनियम के बारे में। आपने 1833 का चार्टर अधिनियम नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि 1853 का चार्टर अधिनियम क्या था, और ये कंपनी का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम अधिनियम होता है। इसके बाद जो है सो 1858 में सैनिक विद्रोह होता है जो मेरठ से शुरू होती है, और वो सैनिक विद्रोह के बाद यहाँ का शासन ब्रिटिश ताज के हाथ में चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है, कंपनी का शासन खत्म होता है। कंपनी को वैसे भी जो है सो प्रशासनिक निकाय में बदल दिया गया है। तो अब आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या है। ये ब्रिटिश कंपनी का अंतिम अधिनियम होता है, ठीक है, संवैधानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अधिनियम। जी हाँ, अब यहाँ से अपने संविधान की झलक बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। देखिए इसमें क्या किया जाता है कि पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद से विधायी
एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया जाता है। जी हाँ, इसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए और इन्हें विधान पार्षद कहा गया। अब देखिए बहुत सारा शब्द अब यहाँ से जो है सो अपने संविधान से मिलता जुलता हुआ हमें नजर आएगा। गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्यों के रूप में जाना गया। जी हाँ, विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया। इसमें क्या किया गया कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया और सिविल सेवा में भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई। इसमें आप हमें बताएंगे कि भारत के पहले सिविल सेवक कौन थे। ये सवाल आपके लिए है और इस सवाल का जवाब आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। इसी समय 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ये देखिए, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बार बार प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है मैकाले समिति की नियुक्ति जो है सो किसके लिए किया गया था, तो ये सिविल सेवा के लिए किया गया था। प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया, पहली बार। इसमें से गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतों सरकारों द्वारा किया जाना था। 6 में से 4 का चुनाव जो है वो बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा की जानी थी। तो दोस्तों, आज आपने जो है कंपनी के किस तरह से शासन रहा है उन चीज़ों को आपने पढ़ा। कल हम सभी जो है सो ताज के शासन के बारे में जानेंगे और कल हमारी क्लास में भारत का संवैधानिक विकास समाप्त होकर के फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, संविधान निर्माण की ओर बढ़ेंगे। जी हाँ, तो दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करेंगे, उसके बाद और दोस्तों के पास पहुंचाने का काम करेंगे। तो आज हम इतना ही से आपके समक्ष विदा लेते हैं और मिलते हैं हम कल आपके साथ। धन्यवाद।